लगा है और ऊपर से मतलब जेई का पोस्ट मेरे पिताजी काफी लाइक करते हैं क्योंकि फैमिली में एक दो लोग ऐसे हैं जो जेई हैं ऐसा। मैंने सर अपना बीटेक कंप्लीट किया 2022 में मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से। या तो अपने स्टेट के एई में जाना चाहूंगा या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना चाहूंगा। जीएस में वाकई में ओवरऑल सबका करीब करीब, क्योंकि जो जीएस को बहुत अच्छा करता है सर टेक्निकल में थोड़ा लैग हो जाता है। मेरे एक जानने में है जो जेई है सीपीडब्ल्यूडी में, तो मैं उनके ऑफिस भी गया। और आप लोग तैयारी कर चुके होंगे जब आपका जेई की कोचिंग कहीं से कर चुका होगा आपने, उसके 8 महीने बाद ये चीजें समझ में आएंगी जो आज इन्होंने बता दी। ये ध्यान ध्यान रखना आप लोग। तो ये वीडियो कम से कम 3 से 4 बार देखना। कम से कम 3 से 4 बार। अगर आपको लगता है मेरे समझ में आ गया तो आप नहीं समझ में आई, ये बात ध्यान रखिएगा। 3 से 4 बार देखना। ऐसा करना, हफ्ते में एक एक दो 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 बार ये वाला ऋतिक गुप्ता सर वाला इंटरव्यू चला कर देखना। इवन सर मैंने एक इवन ग्रुप भी बनाया था टेलीग्राम पे, कुछ कुछ ऐसे सिलेक्टेड पोटेंशियल कैंडिडेट्स हों उसमें, जिसमें ये क्लियरिटी मतलब। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीनिंग गुप्ता ऑफिशियल। जैसा कि आपको पता है 2026 में एसएससी डे 2025 का रिजल्ट आ चुका है और लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं। आज हमारे साथ इंजीनियर गुप्ता के साथ मौजूद हैं इंजीनियर ऋतिक गुप्ता जी, जो कि उत्तर प्रदेश के 32 जिले के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो ऋतिक जी आपको सरकारी जॉब की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये बताइए, रिजल्ट में रोल नंबर देखने के बाद क्या रिएक्शन था आपका और आपकी फैमिली का? अच्छा रिएक्शन था सर, मतलब घर वालों को ये था कि हाँ, एक गवर्नमेंट जॉब लगा है और ऊपर से मतलब जेई का पोस्ट मेरे पिताजी काफी लाइक करते हैं क्योंकि फैमिली में एक दो लोग ऐसे हैं जो जेई हैं ऐसा। तो उनके लिए थोड़ा सा बहुत था कि हाँ मतलब मेरा लड़का जेई बन गया। तो ये एक मतलब मेरे लिए खुशी की बात है कि पिताजी खुश हैं, माताजी खुश हैं। ठीक है, हम आते हैं तैयारी की तरफ की। क्या क्या चीजें आपने कब से शुरू किया? आपने डिप्लोमा बीटेक कहाँ से किया? ये सारी थोड़ी बेसिक जानकारी हम चाहते हैं आपसे। मैंने सर अपना बीटेक कंप्लीट किया 2022 में मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से। 2022 के बाद सर मैं जॉब में रहा, टाटा स्टील में मैं एक असिस्टेंट मैनेजर सिविल प्रोजेक्ट्स में काम किया। उसके बाद सर मैं 2025 में एक पीएसयू में सेलेक्ट था, जिसमें अभी भी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था 1 साल तक, और फिर अप्रैल में मेरा प्रोबेबिशन क्लियर हुआ, अभी मैं उसी में कार्यरत हूँ। उसके बाद सर यही, और इन इसके दौरान जो 2024 से मैंने 2026 तक मैंने और भी कई अन्य एग्जाम दिए, जैसे डीडीए जेई दिया मैंने, यूपीपीएससी ए दिया, बीपीएससी ए दिया, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स और मेंस दिया 2025 का भी और 26 का भी। तो ये काफी एग्जाम भरा टेन्योर रहा सर, ये 2 साल लास्ट मेरा। काफी पढ़ाई में सुधार जो भी करना था मेरा, ये फेज काफी बहुत ही चेंजिंग टाइप का रहा, क्योंकि 2022 से 24 का टाइम मेरे लिए थोड़ा सा क्रूशियल था। वो ऐसा था कि वो जो जॉब थी उसमें टाइम की थोड़ी कमी थी, लेकिन उसमें भी चीजों को कन्वर्ट करके उसके बाद फिर एक पीएसयू ज्वाइन किया मैंने सर। उसके बाद फिर एमईएस मिला है, अभी भी मैं आगे के लिए देख रहा हूँ इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड ऑल। एसएससी में सिलेक्शन के बाद आपका अभी फुल स्टॉप नहीं लगा, अभी कॉमा लगा हुआ है, आगे जर्नी जारी रहेगी। जी सर, मैं यही सोचूंगा क्योंकि एमईएस मिला है सर, मैं बहुत खुश हूँ। काफी अच्छा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं काफी अच्छी हैं, लोगों से बात हुआ मेरा। लेकिन मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था सीपीडब्ल्यूडी, वो अभी भी नहीं मिला। तो मैं या तो अपने स्टेट के एई में जाना चाहूंगा या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना चाहूंगा, और एमईएस को मैं फ्लोट करके एक बार मैं सीपीडब्ल्यूडी के लिए ट्राई करना चाहूंगा। क्या रहा मार्क्स रहे आपकी प्री में, क्या रहे मेंस में? प्रिलिम्स में सर मेरा मार्क्स रहा 138, और मेंस में सर मेरा जो रॉ मार्क्स था वो 225 था, तो दोनों कंबाइंड मेरा 363 के अराउंड मार्क्स था। जो एक लिस्ट आई थी सर जिसके अराउंड वो प्रिलिमिनरी सारी चीजें थी, उसमें लोगों ने अपना रिस्पॉन्स चेक किया हुआ था, तो उसमें रैंक भी मेरी 84 थी। लेकिन
कुछ शायद कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए या कुछ में मार्क टू ऑल हुआ, तो उसके बाद थोड़ी सी स्लाइडिंग हुई। तो उसके वजह से जो भी रैंक है, अभी मेरी शायद 300 समथिंग रैंक है सर, जो रैंक्स वाली लिस्ट है, और एमईएस मिला मुझे। तो अगर कोई बच्चा तैयारी एसएससी जेई के लिए स्टार्ट करता है, तो प्री में सबसे बड़ा जो हेडेक है वो होता है आपका जीएस पोर्शन। उस सर दर्द को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? सर जीएस पोर्शन कभी भी मैंने सर एकदम फुल तरीके से प्रिपेयर करके नहीं दिया, लेकिन इसमें मैं मतलब एक ही चीज, एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है सर, वो थोड़ा सा कम है, और जो सिलेक्शन होना है वो मेजरली आपका टेक्निकल पोर्शन से होना है। आई थिंक मतलब सर अगर उसमें क्वेश्चंस हो और कुछ पढ़ा रखा हो क्रोनोलॉजिकल टाइमिंग वाइज, तो क्वालिटी भी बहुत आसानी से हो जाता है। हिस्ट्री एक टफ पार्ट पड़ता है सर, लेकिन जीएस में वाकई में ओवरऑल सबका करीब करीब, क्योंकि जो जीएस को बहुत अच्छा करता है सर, टेक्निकल में थोड़ा लैग हो जाता है। तो टाइम बैलेंसिंग कहा जाए तो अगर आप 50 में 30 अगर स्कोर कर रहे हैं, 30 तो बहुत अच्छा स्कोर है सर। क्योंकि जितने भी मेरे डिप्लोमा के भी दोस्त रहे हैं और बीटेक के भी दोस्त रहे हैं, सभी दोस्त करीबन जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पार्ट रहा, जो 50 क्वेश्चंस का, जिसमें रीजनिंग क्वांट ये सब चीजें थी, उसमें उनका एवरेज 45 के का अराउंड वो सही करते ही करते हैं। और टेक्निकल पोर्शन की तैयारी मतलब 400 नंबर आता है। एक प्रकार से मानिए अगर केवल टेक्निकल टेक्निकल तैयार कर लेते हैं तब भी 400 नंबर आप पा सकते हैं। तो उसकी बेसिक तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए? सर अगर बेसिक तैयारी कहा जाए तो अगर मान लीजिए हम बीटेक के टाइम को भी हटा दें और अपने डिप्लोमा के टाइम को भी हटा दें, तो एक तरीके से ये है सर कि एक लिमिटेड रिसोर्सेस को आप लीजिए। कोई भी कोचिंग से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी थोड़ा सा ये हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो सकता है आपके लिए। हम्म, इवन मेरा ऐसा था कि सर मुझे जो टाइम लगा, ये 2022 से 2026 कह लीजिए, जो 4 साल का जो टाइम लगा, मेरी एक कमी के कारण लगी, जो कि कमी है कि मुझे ऐसा लगता था शुरुआत में या बीटेक के टाइम पे भी कि एक टीचर ने कुछ पढ़ाया है तो शायद उसने कुछ बढ़िया पढ़ाया है, कुछ खराब पढ़ाया है, दूसरे टीचर ने कुछ शायद अच्छा पढ़ाया होगा, उसने कुछ कम पढ़ाया होगा, फिर मैं तीसरा कोई नोट्स ग्रुप में पढ़ जाता है, मैं उसको भी डाउनलोड करके देखने लगता था। तो ये चीजें अगर हम अवॉइड कर दें बहुत अर्ली टाइम में और एक लिमिटेड सोर्सेस की तरफ मूव करें, सबसे पहला कदम सर यही होना चाहिए कि लिमिटेड मटेरियल को हम लोग अटेन करें। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो जो भी आपको, आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, जो भी बेस्ट कोचिंग आपको नजर आती है उसके नोट्स उठा लीजिए, उस नोट्स को उठाइए। उसके बाद फिर क्या करिए कि उसको, चीजों को समझ समझ के पढ़ना होगा। अभी रिसेंटली सर जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे एक दोस्त का फोन आया था, तो वो बोला कि मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, मैं मॉक में नंबर ले आता हूँ और फिर मेरा जाकर के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो मैंने कहा, मैंने ऐसे ही जस्ट बिकॉज मैं एक टॉपिक पढ़ रहा था उस समय, तो मैंने उससे पूछा कि सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब के बारे में आप क्या समझते हैं। तो उसने कहा कि सर उसमें बबल होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वो घट जाता है, ये वो। मैं कहा आप दूसरा कुछ चले गए अप्रोच में, अगर आपसे सेंसिटिविटी पूछेगा बबल ट्यूब का तो आप ये चीज नहीं बोलेंगे, आपको वो अप्रोच नहीं पता है क्लियर कि वो क्या है। सेंसिटिविटी बस वही है कि अगर एक डिवीजन आपको बबल को मूव कराना है तो कितने एंगल से आपको ट्यूब को टिल्ट करना होगा। तो यही एक सिंपल सा बात है, और वही हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी हम अल्फा कैलकुलेट करते हैं पहले एन नंबर ऑफ डिवीजन्स के लिए, और उसके बाद हम डिवाइड कर देते हैं डिवीजन से, और एक डिवीजन से हमको एंगल मिल जाता है। तो अगर ये जो डेफिनेशंस हैं इसको अगर आप समझ लिए, उसी को आपने अगर फॉर्मूला के अंदर उस डेफिनेशंस को देखा, तो ये क्लियरिटी अगर आपके साथ रही तो आपके कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो लिमिटेड रिसोर्स हुए सर, समझ समझ के पढ़ना होगा सर। उसके बाद जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम करते हैं, और प्लस एक कोई किताब उठा लें जिसको आप कर सकते हैं, अगर वाईसीटी उठा लें पीवाईक्यू की, या फिर फिंगरप्रिंट उठा लें, और या फिर आप अगर आप बहुत कम क्वेश्चन करना चाहते हैं तो गुप्ता एंड गुप्ता जैसी बुक उठा सकते हैं सर। मतलब मैं तो उसको बेस्ट मानता हूं, क्योंकि उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सर एक चैप्टर को कवर करते हुए क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद सर अब उसमें क्या है कि आपको तो हर चीज, अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, तो आगे चल के आपको कहीं टाइम कम लगना चाहिए, यही वाली बात है। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं बने, जो गलत हुए, उसके लिए मिस्टेक बुक बनाना, या बहुत स्पेशल क्वेश्चन दिखे तो उसको स्टार मार्क करना, ताकि हम जब दोबारा रिवीजन करने आए या अगला एसएससी जेई देने जाएं तो हम उस स्टार मार्क क्वेश्चन को करें। मिस्टेक बुक को रिवाइज करें कि हमसे तब क्या गलतियां रह गई थी। उसके बाद इसको करने के बाद फिर से रिवीजन पे जाएं, एक टेस्ट दें,
यही एक प्रोसीजर है सर। और इसको और बहुत ही चीजों में सर ये है, जैसे मैं अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है, लोग कहेंगे मैं यहाँ पे ज्ञान दे सकता हूँ। वाकई में क्या है कि सर प्रोसेस बहुत स्लो होता है। हम बोल सकते हैं, गुप्ता सर बोल सकते हैं यहाँ पे कि हाँ आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, एक रोड मैप बना करके लोगों को दे सकते हैं कि आपको एक साल ऐसे पढ़ाई करनी है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है सर। मेरे कई दोस्त हैं जो अभी भी प्रिपरेशन करते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि अपना एक हफ्ता दो एक क्वेश्चन बनाने के लिए, और तुम्हारे करीबन आगे चल के 20 हफ्ते 30 हफ्तों में 30 क्वेश्चन अच्छा सेलेक्ट होगा तो तुम टॉपर्स की लिस्ट में होगे। तो इस चीज को पेशेंस के साथ अटेन करना कि हाँ मैं एक हफ्ता एक क्वेश्चन के लिए पढ़ूंगा, ये एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है, इसको एक्सेप्ट करने वाली बात है कि ये काफी स्लो प्रोसेस है। तो इसलिए मतलब धैर्य ना खो करके अगर आराम से सर पढ़ाई की जाए, चीजों को समझ समझ के पढ़ा जाए, ना कि ग्रुप्स अगर ऑन है और उसमें कुछ क्विजेस चल रहे हैं तो हम उस क्विज को दे रहे हैं रैंडम। रैंडम दीजिए, जब आपका मन नहीं कर रहा हो पढ़ने का तो दीजिए, लेकिन आप उस चीज को पढ़ाई मत समझिए। आप पढ़ाई करिए अपने लिमिटेड नोट्स के साथ, रिवीजन करिए, समझ समझ के पढ़िए। और इस इन सब चीजों पीवाईक्यू करने के बाद या गुप्ता गुप्ता जैसी बुक लगाने के बाद आप जो भी कर सकते हैं उसके बाद आप कुछ भी करिए। और जो पहली चीजें हैं पीवाईक्यू और गुप्ता एंड गुप्ता, दे आर इनफ टू गेट यू सिलेक्टेड इन एनी एग्जाम। आपने कहा कि इसे आपने शुरू में एक टीचर से पढ़ा, फिर दूसरे टीचर से पढ़ा, फिर तीसरे टीचर से पढ़ा, यस तब जाके सर। एकदम कंसोलिडेट नोट्स आपके बन पाए आपके अकॉर्डिंग कि हाँ अब एग्जाम में कुछ नहीं छूटने वाला है। तो अगर आप अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर लिमिटेड चीजें बताएं कि आप यहाँ से कोचिंग कर लो, ये वाली बुक्स पढ़ लो, ये वाला टेस्ट सीरीज लगा लो और ये रिवीजन के लिए बुक ले लो, आपका एक्सपीरियंस जो कहता है उसमें ये 5 चीजें आप बता दीजिए। सबसे पहले कोचिंग, कौन सी कोचिंग हम पढ़ लें कि मोर देन इनफ हो जाएगा, आपका जो सर एक्सपीरियंस है। अच्छा, कोचिंग्स की अगर बात करें सर तो मैंने सर कभी कोचिंग की नहीं, मैंने कुछ अनअकैडमी के कुछ लेक्चर्स वगैरह देखे थे उस समय। लेकिन मैं अभी अगर करंट सिनेरियोस में बोलूं सर तो अभी एसएससी जेई में सर मास्टर लर्नर्स करके है सर। तो मास्टर्स लर्नर्स का मुझे कंटेंट अच्छा लगा, मास्टर लर्नर्स ने जो पढ़ाया वो एक अच्छा था। जसपाल सर अभी सर कुछ एसएससी जेई की क्लासेस लेने लगे हैं तो उनका तो कंटेंट बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसमें अगर समय अगर किसी को ज्यादा लग रहा हो तो आप मास्टर लर्नर्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को प्रेफरेबल नहीं लगता है तो अनअकैडमी जा सकते हैं सर। या फिजिक्स वाला भी अच्छा कंटेंट सर दे रहा है, कंटेंट में कमी नहीं है सर, लोगों की समझ में कमी है। और चीजें इतनी फास्ट ट्रैक से लोग कंप्लीट करना चाहते हैं कि वो बार बार फास्ट ट्रैक से करते हैं और उनको एग्जाम निकालने में 4 साल लग जाता है सर। ये दिक्कत है जो मैं अपने भी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मैं कई दोस्तों को देख रहा हूँ कि उनको लगता है कि एक मैराथन कर लेना इनफ है चीजों को समझने के लिए, लेकिन उस समझने के लिए इनफ नहीं है सर। आप चीजों को आप डिफिनीशंस देखिए, आप फॉर्मूले देखिए, उसमें आपको डिफिनीशंस दिखने चाहिए, उसको समझ कहेंगे सर। तो यही कंटेंट है सर कि आप मास्टर लर्नर्स पढ़ें या फिर आप अनअकैडमी से पढ़ें या पीडब्ल्यू के क्लासेस ले लें। एक ध्यानपाल सर हैं, ध्यानपाल सर काफी मतलब टू द उनके पॉइंट ध्यान नोट्स पर। वगैरह काफी, हाँ टू द पॉइंट ध्यानपाल सर ने। तो उनका जो एक एई जेई सर एक उन्होंने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं उन्होंने, वो काफी हेल्पफुल रहा सर। इवन अगर उसको आप देखते हैं, वाईसीटी का स्मार्ट स्कैन बहुत अच्छा है। मेरे साथ एक है सर कि अगर मैं थोड़ा सा पैनिक होता हूँ कि अब मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, अब एक हफ्ता बचा हुआ है, जस्ट बिकॉज कि मैं जॉब में भी था, तो मैं पूरी तरीके से कॉपी किताब बंद करके मैं वाईसीटी के स्मार्ट स्कैन पे चला जाता था सर और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने लगता था। तो वाईसीटी भी अच्छा है सर, वाईसीटी का जो स्मार्ट स्कैन है वो सिलेबस को अच्छा कवर करता है। तो आप रिवीजन के लिए आप स्मार्ट स्कैन यूज कर सकते हैं। और जो पहले मैंने कोचिंग बनाया उनके कंटेंट यूज कर सकते हैं सर। टेस्ट सीरीज में है तो मुझे लगता है टेक्स्ट बुक अच्छा है, आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, जितने भी स्टेट के एई जेई हैं उनके भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पीवाईक्यू करना, गुप्ता एंड गुप्ता करना, टेक्स्ट बुक पे एई जेई के टेस्ट लगाना, इतना इनफ है सर, इसके अलावा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप एक मिस्टेक बुक बना लेते हैं कि इसमें मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, या फिर कोई भी ऐसे टॉपिक है, और सबसे बड़ी बात है सर, ये मान लीजिए मिस्टेक बुक बन गई और उसके बाद रिवीजन में गए,
एक चीज है सर जो मैंने अपने अंदर भी देखा है अर्ली डेज में, जैसे मैंने 3-4 टीचर से पढ़े, मैंने आपको बताया, तो वो यही चीज है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है, लोग कहते हैं फोमो जो होता हम्म, है लोगों को, कि मैं ये नोट्स पढ़ रहा हूँ, कोई और नोट्स होंगे जो बहुत अच्छा होंगे, और मान लीजिए मैं अनअकैडमी का कोई नोट्स पढ़ रहा हूँ या ध्यानपाल सर का कोई नोट्स पढ़ रहा हूँ, और उसमें मुझे लगेगा कि हाँ मास्टर लर्नर्स वाले ने कुछ बहुत अच्छा कंटेंट बना के दिया है, और मैं उसको भी उठा करके एक बार देखने लगता हूँ। ऐसे एग्जाम नहीं होगा सर, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है ये सबसे बड़ा मतलब कल्प्रिट है, कि ये इसकी वजह से जो डिलेस होते हैं, एग्जाम नहीं निकलते हैं इन लोगों के। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट करते हैं मेरे हिसाब से, और मैं कई सारे अपने दोस्तों का एग्जांपल भी दूंगा, जो अलग अलग कंटेंट को वो एक से पढ़ते हैं, एक एग्जाम नहीं होता है, शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे कंटेंट पे, इसके वजह से काफी चीजें दिक्कत होती हैं। अगर आप उस कंटेंट को, एक ही नोट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट में जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं या जो अनअटेम्प्टेड होते हैं, उसको आप पढ़ते हैं, कुछ अगर छूटा हुआ है तो किसी दूसरे नोट से या डायरेक्ट गूगल सर्च पे आप जाइए, आप उस पॉइंट्स को उस पॉइंट्स को नोट करिए और उसको अपने एक मिस्टेक बुक में लिखिए और वही रिवाइज करिए बार बार, इतना इनफ है। आपके टेस्ट सीरीज से, आपके क्वेश्चंस लगाने से, पीवाईक्यू लगाने से, आपका जो भी मिस आउट हुआ रहेगा आपके नोट्स से, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका 4 नोट्स पढ़ने से कंप्लीट होगा। एक नोट्स पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए और अपना एक मिस्टेक बुक बनाइए, दैट्स इनफ सर। तो जो लड़के, ये तो आपने डिटेल में बता दिया, पूरा चीजें हैं। तो मैं बच्चों को बता दूं, अगर आप कोचिंग करनी है तो आप पीडब्ल्यू या अनअकैडमी में चूज कर लीजिए। बुक्स आप एसएससी जेई के हिसाब से सबसे बढ़िया बुक है आपकी फिंगरप्रिंट वॉल्यूम। उसमें भी आपको गुप्ता एंड गुप्ता के 90% चीजें उसमें इंक्लूड मिल क्वेश्चंस जाएंगी। मिल जाएंगे, इतने यस सर, क्वेश्चन यस। है कि प्रैक्टिस करते करते आपके कॉन्सेप्ट जो है, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, जो पढ़े हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। गलती क्या करते हैं बच्चे कि पहले ही फिंगरप्रिंट उठा लेंगे और नोट्स नहीं बनाएंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि नोट्स आप खुद बनाइए। हैंड रिटन नोट जितना आप बनाओगे खुद से, उतना ज्यादा आपको रिवीजन में आसानी होगी। नहीं तो आप स्मार्ट स्कैन या सिविल बूस्टर एक बुक रख लीजिए, लास्ट टाइम पे वो रिवीजन करने के लिए पर्याप्त होते हैं। सारे क्वेश्चन का जवाब तो आपने बिना पूछे दे दिया, दो दो कुछ 8-10 क्वेश्चन और हो सकते थे। मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन पे जाऊंगा। आप हमारी वीडियोस कब देखे हैं लास्ट, मतलब कौन सी वीडियो देखा या कब पहली बार आपने इन दिनों का नाम सुना? सर इंजीनियर गुप्ता का नाम सर मैंने लास्ट वाला जो एसएससी जेई हुआ था, एसएससी जेई 2024, उसमें सिलेक्टेड एक कैंडिडेट का आपने इंटरव्यू लिया था, मुझे नाम नहीं याद है। तो काफी टाइम हुआ सर, और इवन हम लोग का दोस्तों का ग्रुप है तो उसमें इंटरव्यूज वगैरह किसी के होते हैं तो आता रहता है सर ये। तो तब मैंने आपका और देखा है वीडियो। और सर आपका कुछ बुक रिव्यूज वगैरह के भी कुछ वीडियोस थे शायद, तो वो भी हमने देखा है। कभी लगा कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, गुप्ता सर इंटरव्यू करेंगे? दर्शक, हाँ, आप पहले हैं सर जो इंटरव्यू कर रहे हैं सर। इवन इवन मुझे ये भी बात याद नहीं था कि मैंने कहाँ पे फॉर्म भरा या कहीं नंबर दिया। क्योंकि मैं सर करीब करीब अभी भी चीजों में लगा हुआ हूँ, मतलब इतना मैं सर फिर मैं वही कह रहा हूँ, पहला इंटरव्यू है ये मेरा। आपने सिविल की गोली में फॉर्म भरा था वहां पे, और जर्नी अच्छा, शेयर जी करने जी। के लिए आपने हाँ बोला था कि मैं जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, अपने स्ट्रगल जो है। हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ, सिविल जंक्शन या सिविल की गोली हाँ, में, सिविल हाँ जंक्शन पे। बराबर। तो बच्चों के लिए तो बहुत चीजें क्लियर बता दिया आपने। अब कोई ऐसा क्वेश्चन बचा नहीं जो मैं एक्स्ट्रा आपसे पूछूं कि बच्चे आउट कंफ्यूज हो जाएंगे। सारी जीएस क्लियर हो गया, रीजनिंग क्लियर हो गई। जो बच्चे अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके पास बहुत अच्छा मौका है जेई बनने का। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि उनको कुछ नहीं मालूम है कि एसएससी में जेई भी होता है, ये भी नहीं मालूम है। कुछ बच्चों को ये भी नहीं मालूम होता है ऐसे डिप्लोमा या बीटेक करते समय। वो तो उस बच्चे 2 साल बाद पता करते हैं, अच्छा जेई भी बन सकते हैं, एसएससी में वैकेंसी हर साल आती है। ओहो! लेकिन कुछ बच्चे एक्टिव रहते हैं, जिनको पता रहता है डिप्लोमा करते समय या इसके बाद उन्हें एसएससी जेईई की तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन जल्दी होता है। तो ऐसे बच्चे जो अभी जेईई की डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको मैं यही मैसेज दूंगा सर कि अपना पाथ डिसाइड कर लें। आप अगर एसएससी जेई एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, आप इसमें आते हैं तो इवन अगर आप डिप्लोमा हैं तो आपके लिए ये इवन बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि
कई सारे सीनियर्स जो मेरे बीटेक में भी रहे हैं और काफी अच्छे एग्जाम्स में, जैसे यूपी लेक्चरर का यूपी एई के इंटरव्यू में नहीं हुए, वो लोग एसएससी जेई में भी हैं। तो उन लोगों की चॉइस है एसएससी जेई में रहना, तो ये काफी प्रेस्टिजियस एग्जाम है। आप एमईएस में जेई बनते हैं, सीडब्ल्यूसी में जेई बनते हैं, या फिर बीआरओ में बनते हैं, सीपीडब्ल्यूडी में बनते हैं। तो ये डिपार्टमेंट्स काफी अच्छे हैं और आपको बहुत ही आपको वहाँ पे सुख सुविधाएं भी हैं, क्वार्टर्स भी हैं, और आपको काफी सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। और इवन ग्रुप बी एक जॉब है, जो नॉन गेजेटेड ग्रुप बी का जो पोस्ट मिलता है सर, इवन एमईएस में जाएंगे तो आपको जूनियर कमीशन ऑफिसर का टैग मिलता है, तो काफी सम्मानजनक है सर। इवन मैं मेरे एक जानने में है जो जेई है सीपीडब्ल्यूडी में, तो मैं उनके ऑफिस भी गया, और मैं अगर कहूँ कहीं पीएसयूस में भी या अन्य जगहों में भी, अगर आप काफी अगर 8-9 साल में वो रेस्पेक्ट हासिल करते हैं, जो एसएससी जेई में ज्वाइन करते ही मिल जाता है लोगों को, वो पोस्ट में आने से ही मिल जाता है उस तरीके की ऑफिसर्स एंड ऑल। तो इस वजह से एसएससी जेई एक बहुत ही प्रेफरेबल ऑप्शन है, डिप्लोमा वालों के लिए भी, बीटेक वालों के लिए भी। और डिप्लोमा वाले हैं तो स्टेट जेईस में भी आप अपना जरूर मतलब करें, क्योंकि स्टेट में जेई बनना तो काफी और भी प्रेस्टिजियस होगा। यूपी में तो अभी सर पूरा डिप्लोमा ही अलाउड है, और उनको प्रयास करना चाहिए। मेरे भी काफी दोस्त हैं, मैं उनके लिए काफी खुश हूँ, वो वहां पे जरूर जल्दी रिजल्ट आए, वो लोग भी सेलेक्ट हों, पार्टी दें हम लोगों को। ऋतिक जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। जो भी बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं, आपको और कुछ अगर जानना हो, उससे बहुत सारी चीजें, कुछ बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से ऊपर उड़ के जाएंगी, क्योंकि हाई लेवल चीजें ऋतिक सर ने बता दी, क्योंकि वो चीजें एक्सपीरियंस के बाद ही आती हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, लगता है यार ये क्या बताया, बक 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 करते चला जाए। लेकिन वो 6 महीने 8 महीने जब आप लोग तैयारी कर चुके होंगे, जब आपका जेई की कोचिंग कहीं से कर चुका होगा आपने, उसके 8 महीने बाद ये चीजें समझ में आएंगी जो आज इन्होंने बता दी। ये ध्यान ध्यान रखना आप लोग। तो ये वीडियो कम से कम 3 से 4 बार देखना, कम से कम 3 से 4 बार। अगर आपको लगता है मेरे समझ में आ गया, तो आप नहीं समझ में आई, ये बात ध्यान रखिएगा। 3 से 4 बार देखना। ऐसा करना, हफ्ते में एक एक दो 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 बार ये वाला ऋतिक गुप्ता सर वाला इंटरव्यू चला कर देखना। अब वो चीजें दिमाग में जब 3-4 बार मेमोरी हाँ, स्ट्रांग हो जाएगी, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, तब वो चीजें आपको टैकल करेगी। ऐसे समझ में नहीं आएगा, बहुत एक्सपीरियंस मैंने के साथ उन्होंने हाँ, बताया सारी चीजें। इवन सर मैंने एक इवन ग्रुप भी बनाया था टेलीग्राम पे, कुछ कुछ ऐसे सिलेक्टेड पोटेंशियल कैंडिडेट्स हों उसमें, जिसमें ये क्लियरिटी, मतलब उनकी कुछ गलतियों की वजह से एग्जाम नहीं निकल रहा है, और उनको लगता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और नहीं हो रहा है। इसका कारण जो वो टॉपिक में समझ नहीं पाते, जैसे कि स्ट्रक्चरल स्टील के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें, तो कई लोगों में वो मतलब क्लैरिटी नहीं होती है कि हाँ स्ट्रक्चरल स्टील किसे कहते हैं, या माइल्ड स्टील किसे कहते हैं, और या फिर ये प्लास्टिक कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट और जो सिलेंडर सेक्शंस होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। तो वो समझ नहीं डेवलप करते हैं सर, इसको सिर्फ नाम की तरह बस ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, उसके 2-4 डिस्क्रिप्शंस पढ़ लेंगे पॉइंट। तो इसको एक बार आप समझ जाइए कि ये क्या है। इस बहुत सारे समय बच्चे एआई लगता है इस का बार एसएससी नहीं हाँ, निकला है, वो स्टील के कारण ही हाँ, तो नहीं निकला। स्टील से ही ज्यादा क्वेश्चन हाँ, पूछ लिया था स्टील से डायरेक्ट। काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे, हाँ हाँ, यस सर। इस बार मेंस में और वही इवन पूछा गया था। हाँ, इवन एआई सर इतना हेल्पफुल है कि अगर आप उसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देंगे कि हाँ मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, आप एक फोटो के जरिए समझा दीजिए, एक एक्सप्लेनेशन के जरिए समझा दीजिए, तो वो समझाने का प्रयास करता है। और इवन आप स्मार्ट है तो थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं कि चीजें आपके हिसाब से बनाए, टेबुलर फॉर्म में या जनरेटेड पीडीएफ के फॉर्म में, कई चीजें हैं सर। मुझे बहुत चीजें नहीं याद होती थी सर, जैसे कि जो आरसीसी में जो स्पेसिंग का डाटा होता है कि आप बीम में कितना होना चाहिए, कॉलम में कितना होना चाहिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितना होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि हाँ आप कोई एक बुक का रेफरेंस लीजिए, मैंने एआई को बोला, और आप एक पीडीएफ मुझे बना के दे दीजिए। उसने एक पेज का एक पीडीएफ बना के दिया सर मुझे, जिससे कि हाँ कितने ये वर्टिकल डिस्टेंस कितने होते हैं, ये स्पेसिंग कितनी होती है, शियर एनफोर्समेंट की मिनिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, कब जरूरत है कब जरूरत नहीं है। इसने काफी अच्छे तरीके से दिया सर। अभी भी मैं उसको मतलब उसको सेव करके रखता हूँ, एक प्रिंट आउट लेके रखा हूँ कि हाँ वो मिले। और एक ग्रुप बनाया मैंने, उसका नाम है सर एंज गेम, ENGGAME, एंज गेम। तो वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है भी, काफी लोग उससे जुड़े भी हैं। तो उसमें सर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो
अक्सर लोग गलत करते हैं या मुझसे भी गलत होते हैं, या जिसमें अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी स्टूडेंट जो अपना डाउट ढूंढना चाहता हो, मैंने उसको बनाया। मैंने कई लोगों से शेयर भी किया था, मैंने ध्यानपाल सर से भी शेयर किया था, उन्होंने काफी सराहना की। तो ये एक प्रयास था। मैंने, मेरे भी कई दोस्त उसमें जुड़े हुए हैं। तो हम क्वेश्चंस करते हैं, किसी को नहीं आता है तो उसमें डालते हैं, इनवाइट करते हैं लोगों को कि पूछें। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते हैं। अप टू देम। ये आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसे बच्चों के साथ हाँ, करिएगा कि हाँ, जो वो हाँ, क्वेश्चन का उत्तर देने और क्वेश्चन पूछने में कभी टाइम ना ले। ऑडियंस लेकर ना बैठिएगा अपने ग्रुप में, यस सर, यही यस आप सर, कहना चाह यस रहे हैं। सर, जो इंटरेक्ट यस सर, करें, चाहे वो पूछे चाहे वो इंटरैक्ट बताएं, करिए, यस, इंटरेक्शन वाले बच्चे यस, हम। और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इंटरव्यू बहुत बिंदास रहा है। थैंक यू ऋतिक सर, और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। होपफुली जो आप चाहते हैं वो हो, और मेहनत करिए एसी वगैरह के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।